हम लोग पहले से ही योजनाबद्ध थे कि इस बार जब छठ पर्व के अवसर पर गांव जाएंगे तो परना के दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को अपने ननिहाल पताही गांव भी जाएंगे। पताही गांव मेरा मूल ननिहाल है। हालांकि अब मामा के परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है, फिर भी बचपन की मेरी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे लगा कि वहाँ जाना मेरे लिए सुखकर होगा। वहाँ गए हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इस संबंध में मैंने अपने एक मौसेरे भाई से बात भी की जो मेरे ही घर के आसपास के गांव में हैं और शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वे मेरी छोटी मौसी के पुत्र हैं। उन्होंने भी सहमति दी। फिर मैंने यह भी कहा कि 1 तारीख को पताही जाएंगे, उसी दिन आपके घर पर भी चलेंगे और उसके दूसरे दिन मामा के उस गांव सीरा तक जाएंगे जहां आजकल उनका परिवार रह रहा है। बात तय हो गई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार छठ पर्व में हम लोग घर गए। छठ पर्व समाप्त होने के बाद हमारी यात्रा वहां के लिए शुरू होनी थी। कुछ बातें मैं अपने गांव और वहां के परिवेश के संबंध में बताना चाहूँगा। एक पतली चिकनी सीधी सड़क आपके सामने दिख रही है। यह मेरे गांव की सड़क है। बेलसन से रामनगर गांव को यह सड़क जोड़ती है और मेरे सरैया गांव के टोले से जो सड़क आती है वह इसमें मिल जाती है। जी, जो स्थल आपके सामने अभी खड़ा है वह अमधुर वाला बगीचा के पास का है। हमारे गांव के चौर से एक नाला या बाहा जिसको कहा जाता है वह आकर इसी स्थान पर मिलता है। पहले जब पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी, तो प्रायः बरसात और बाढ़ के दिनों में यह सड़क इस पॉइंट पर टूट जाती थी, कट जाती थी पानी के बहाव के कारण। और इस क्षेत्र में जो लोग पूरब की ओर जाने वाले थे उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कमर भर, घुटने भर पानी 3-4 महीने तक पार करना पड़ता था और किसी प्रकार की सवारी का आना जाना संभव नहीं था। लेकिन कोई 30 वर्षों से यहाँ पीपा पुल, ये ह्यूम पाइप वाला पुल बनता रहा। कई बार पुल भी बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त होता रहा, लेकिन अब पक्की सड़क बनने के साथ साथ यहाँ एक पक्का पुल भी बन गया है और अब कभी बाढ़ में यहाँ टूटने का खतरा नहीं। वही दृश्य है। उसके नीचे झाड़ झंखार और घास फूस उगे हैं, कूस कांस हैं जिसमें से बड़े बड़े उसके फूल यानी जिसको भुआ कहा जाता है वे भी निकले हैं, पक गए हैं और उजला दृश्य है, जंगल का दृश्य है। इसी के साथ उस बाहा का कनेक्शन है, लेकिन अब वह बाहा भी मृतप्राय रहता है क्योंकि वह जगह जगह इसी तरह के घास पात, जंगल और कचरों के अंबार से पट गया है। जल का प्रवाह उसमें हो नहीं पाता है। मैं जब तक घर पर था प्रतिदिन सुबह टहलने के लिए इस मार्ग पर आता था। यह स्थान मेरे घर से कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क चिकनी है, साफ है, सुथरी है। यह जो सड़क दिख रही है वह मेरे टोले से आ रही है और वह आकर झंडा चौक पर, यहाँ झंडा एक खड़ा है, झंडा चौक पर मिलती है
और झंडा चौक से दाहिने की ओर बढ़कर बेलसन से जो आने वाली रामनगर तक जाने वाली सड़क है उससे यह संयुक्त होती है। फिर यह सड़क आगे बढ़ जाती है। तो जो अभी कुछ दिख रहा है वह पूर्व के दिखलाए गए सड़क का ही भाग है, जहाँ प्रतिदिन प्रातःकालीन सूर्य इसी रूप में अपनी लालिमा के साथ प्रकट होता है और यह दृश्य बड़ा ही मनोरम है। बाईं तरफ है वह एक नासी है। नासी उस चौड़े स्रोत या मार्ग को कहते हैं जिसमें बरसात के दिनों में पानी का प्रवाह होता है या बाढ़ के दिनों में वह जलमग्न रहता है। तो यह नासी कई किलोमीटर लंबाई तक है। इसकी चौड़ाई करीब करीब 150-200 फीट है। लेकिन इन दिनों इस नासी में जगह जगह लोगों ने अपना मकान बना रखा है। यह उन सब का निजी ज़मीन में पड़ने वाली नासी है, इसलिए वे लोग इसमें अपना अपना घर बना लिए। अब प्रवाह भी बाधित हो गया है। यह आगे बाईं तरफ कुछ दिख रहा है झोपड़ी नुमा। दरअसल पता चला कि एक मुर्गा वाले ने अपना मुर्गा मांस बेचने की दुकान वहाँ खोल रखी है। संरचना घास फूस की है, कोई विशेष नहीं है। बावजूद इसके वहाँ अब मुर्गा की बिक्री होती है। सरैया झंडा चौक का यह पिलर गड़ा हुआ है, यही झंडा चौक है। और पहले जिस नासी की चर्चा कर रहा था वह यही नासी है जिसमें ये जंगली घास पात उगे हैं। उनमें बड़े बड़े फूल या फल कहें, उनका बाल उसमें है जिसमें दाने हैं, लेकिन ये सब जंगली घास पात हैं। यहाँ से सूरज का उगना कितना सुखद लग रहा है देखा जा सकता है। इस तरह का हंसता हुआ सूरज, निकलता हुआ सूरज, प्रातःकालीन सूरज, लालिमा से युक्त, जीवनी से युक्त, ताजगी से युक्त सूरज देखने का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। तो झंडा चौक जिसकी चर्चा हो रही थी फिर सामने आ गया है। वही बालारुण जो अपनी अरुणिमा चारों तरफ बिखेरे हुआ है। जगह जगह धान की पकी हुई बालियां खेतों में दिख रही हैं और सामने बांसों का घना झुरमुट है। खेतों में जगह जगह लोगों ने कुछ फसलें लगा रखी हैं। बगल में जो खाली खेत दिख रहा है दाहिनी ओर, वह दरअसल खाली नहीं है, बल्कि उसमें फूल गोभी के छोटे छोटे बीजरे लगे हुए हैं। यह उसी नासी का भूभाग है जिसकी चर्चा ऊपर मैंने की थी और जहाँ से एक बाहा या जल का सोता आता है। धान के खेतों में बालियां अब लगभग पक गई हैं और सप्ताह भर के भीतर इसे काटना पड़ेगा, इसकी कटनी होगी, धन कटनी होगी। इस तरह के खेत जगह जगह दिख रहे हैं। चारों तरफ खेतों में इसी तरह की बालियां झूम रही हैं। यह खाली खेत है लेकिन खाली नहीं है। इसमें कुछ रोपने का काम किया गया है। गोभी के कुछ छोटे छोटे पौधे इसमें प्रत्यारोपित हुए हैं। अभी वे दिख नहीं रहे हैं, लग रहा है जैसे खाली खेत हमारे सामने है। तो इस तरह के दृश्य प्रायः गाँव में देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े प्लॉट खेत और उसमें रंग बिरंग की फसलें, कहीं पशुओं के लिए चारा, कहीं मनुष्य के लिए भोजन, कहीं साग सब्जी की खेती। अमूमन इस तरह के दृश्य गाँवों को आकर्षक बनाते हैं या ग्राम्य जीवन की विशेषताओं का
वहाँ निदर्शन हो पाता है। यहाँ बांस के झुरमुट भी हैं और बगल में एक खेत भी है जिसमें गोभी के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। यही पगडंडी आगे बढ़कर चौर से निकलने वाले बाह तक जाता है। अभी जो एक वृद्ध महिला सामने दिख रही है वह 90 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर चुकी है। इसका नाम ठगिया पासवान है और यह अपने ज़माने के एक बड़े ही नामी चोर अमृत पासवान की बहन है। इस ठगिया पासवान की यह विशेषता है कि जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, थोड़ी थोड़ी अक्ल है, आम के बगीचे में रखवाली करने जाते थे, उन दिनों यह अमृत पासवान के घर पर रहती थी। इसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे और ये विधवा हो चुकी थी। कालक्रम से अमृत पासवान का जीवन बदल गया। जेलों की ज़िंदगी समाप्त करने के पश्चात अमृत पासवान गांव में रहने लगे और एक विशेषता उनकी यह थी कि संपूर्ण रामचरितमानस उस प्रसिद्ध चोर को कंठस्थ याद था। वेशभूषा लकदक, हाथ में घड़ी, आँखों पर चश्मा और ठगिया पासवान की विशेषता कि उसे कहा जाए तो वह एक मर्दानी औरत थी। हल भी चलाती थी, कुदाल से खेत भी कोड़ती थी और किसी के भी अन्याय को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी या कोई भी उससे मुंह लगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 30 तारीख की संध्या समय सूर्य का संध्या अर्घ्य होना था। अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य और गांव के मुंशी टोला के पास अवस्थित इस तालाब पर गांव भर के व्रती और उनके परिवार के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहुंच चुके हैं। यह तालाब पहले कभी बहुत ही विस्तृत और खुला हुआ था। तालाब के चारों किनारों के साथ लगी हुई लंबी चौड़ी ज़मीन थी। काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र था, लेकिन कालक्रम से लोगों ने इसे अतिक्रमित कर लिया। इसके 2 किनारों पर लोगों ने अपने अपने आवास बना लिए और इस रूप में इस तालाब का दायरा भी घट गया और चारों तरफ जो खुला किनारा था जिस पर पशु को चराया जाता था, बच्चे खेल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वह सब अब खत्म हो गया है। लेकिन पर्व के अवसर पर इसकी साफ सफाई की जाती है और लोग यहाँ श्रद्धापूर्वक छठ पर्व को मनाते हैं। जल में डुबकी लगाते हैं, जल में खड़े होते हैं और भगवान भास्कर को उनका अर्घ्य समर्पित करते हैं। गाँव में आडंबर नहीं होता, ढकोसला नहीं होता, विशेष प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन ग्राम्य जीवन में जो संस्कृति है, जो सदाचार है, जो शुचिता है, जो सहजता है, वह सब यहाँ देखने को मिलता है। और बार बार मेरी पत्नी इस बात का स्मरण करती रहती है कि गाँव में जो छठ होता है उसका अपना रूप, अपना आकर्षण होता है। इस पोखरे के पश्चिमी किनारे पर पक्की सीढ़ियाँ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उसके पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वहाँ तक झोपड़ियों का भी सिलसिला है। यानी यह तालाब, यह पूजा स्थल अतिक्रमित हो चुका है। लेकिन चूँकि अब लोगों में वह संवेदनशीलता नहीं है, लोग संवेदनहीन हो गए हैं, अपनी धरोहरों की रक्षा नहीं कर पाते। किनारों सांध्यकालीन अर्घ्य के लिए व्रती जल में उतरे हुए हैं। स्नान करके भीगे वस्त्र के साथ
भगवान भास्कर की ओर टकटकी लगाए खड़े हैं कि समय होगा, उनका अर्घ्य दिया जाएगा और फिर ये जल से बाहर होंगे, पुनः प्रातःकालीन अर्घ्य समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। अभी आपके सामने जो दृश्य आ गया है वह 1 नवंबर 2022 का है। यह मेरे ममहर या ननिहाल पताही गांव के उस स्थल का है जहां से पहले पुरानी धार बागमती का प्रवाह गुजरता था। यानी जो घास पात का जंगल नाला जैसा दिख रहा है, यहाँ कभी 100 फीट से ज़्यादा चौड़ी और 25 फीट गहरी पुरानी धार बागमती की धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन अब वो नहीं। इस जगह हम लोग बचपन में जब ननिहाल आते थे तो नीचे उतरकर बड़े बुजुर्गों की देख रेख में नदी की धारा में किनार पर ही डुबकी भी लगाते थे, स्नान करते थे। लेकिन आज जो दृश्य है उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पहले कभी नदी की धारा प्रवाहित होती थी, जो साल भर जल से युक्त रहती थी। माल मवेशी और मनुष्य उस धारा में उतरकर स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। यह भी उसी नदी का भाग, लेकिन अब यह पट चुकी है रेत से, मिट्टी से। बाढ़ के समय नदी ने अपना प्रवाह और पश्चिम से ही अलग कर लिया और इस मार्ग को उसने छोड़ दिया। बाद में प्रशासन की ओर से इसे किसी तरह जेसीबी से कुछ गहरा करके ऐसा रखा गया ताकि बरसात में कुछ पानी मिल सके। मेरी पत्नी जिस जगह पर खड़ी हैं यह है पुरानी धार बागमती का प्रवाह क्षेत्र है। तो ननिहाल में मैं उस अतीत को तलाशते हुए पहुंचा हूं कि जो दिन हमने कभी बिताए थे आज से 50 वर्ष पहले और उसके पहले तक, वे दिन, वे स्थल आज किस रूप में हैं। यहाँ बीच में मैं खड़ा हूँ, मेरी दाईं ओर मेरे नाना के पट्टीदार प्रेम नाना खड़े। प्रेम नाना उम्र में मुझसे 10-15 साल छोटे हैं। इनको मैं शायद मैंने देखा भी नहीं और जानता भी नहीं था, लेकिन इसी क्रम में पता चला कि मेरे नाना के एक पट्टीदार प्रेम नाना हैं। इनके विषय में यह कहूँ कि इनके बड़े भाई महादेव नाना थे जो मेरे ही हम उम्र थे। यहाँ मेरी पत्नी के बगल में एक और व्यक्ति खड़े हैं, नाम है सुरेश कुमार, और वे मेरे मौसेरे भाई हैं, मेरी सबसे छोटी मौसी के पुत्र। यानी उनका भी ननिहाल मेरे ही ननिहाल में हुआ। और इस रूप में उन्हीं के सौजन्य से यहाँ हम आए हैं। मैंने उनसे कहा था कि भाई ननिहाल आपका भी है, ननिहाल मेरा भी है, तो दोनों हम चलें। जो सड़क दिखाई पड़ रही है जिस पर मेरी पत्नी खड़ी है, पहले यह सड़क नहीं थी, बल्कि यह नदी का ढालुआ किनारा था। पश्चिम से लेकर पूरब तक नदी का किनारा, नदी का दक्षिणी किनारा यह था, जो पतला ढालुआ था और उस पर पगडंडी की तरह लोग चलकर आते थे। और इस पगडंडी के दक्षिण की ओर, यानी जहाँ मेरी पत्नी खड़ी हैं, उनके पीछे का जो क्षेत्र है वह करीब करीब 1-1.5 दर्जन मकानों वाला क्षेत्र था। 1-1.5 दर्जन कच्ची मिट्टी के और फूस के मकान यहाँ खड़े थे। और यह सड़क इधर की निर्मित है। पहले यह नदी के किनारा था, इस पर लोग पैदल आते जाते थे।
आज पूरा का पूरा रूप बदल चुका है। और जिधर नदी का भाग है, माने मेरी बाईं ओर जो नदी का भाग है, वह भी यहाँ से वहाँ तक माल मवेशी के निवास से युक्त हो गए हैं। लोगों ने अपना अपना घर बना लिया है, क्योंकि नदी का प्रवाह पट चुका है बाढ़ के कारण, और वह समतल जमीन जैसा हो चुका है। ये यादें, ये बातें, ये दृश्य मैं अपने मन में संजो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कभी हम लोग बचपन में आते थे। पड़ोस में जिनका घर था उनके यहाँ बैठते थे। मेरे राजदेव मामा भी मेरे साथ होते थे, और हम लोग बैठते थे, गप करते थे और नदी में स्नान भी करते थे। तो बचपन में यहाँ आना जाना जो प्रायः होता था, तो ये सारी यादें आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यह मेरे नाना के घर से थोड़ा ही उत्तर और पश्चिम की ओर का भाग है। बगल में दाईं ओर सर पर लाल गमछा रखे हुए प्रेम नाना खड़े हैं। वे हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बतला रहे हैं। और चूँकि ये अभी भी उस जगह पर निवास कर रहे हैं जहाँ संयुक्त परिवार के रूप में मेरे नाना, मेरे मामा और उनका परिवार भी रहा करता था। वे लोग अब सीरा गांव में चले गए हैं। यहाँ उनका कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन प्रेम नाना यहाँ रह रहे हैं। इनके संबंध में बता दूं कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पुत्री की शादी हो चुकी है, पुत्र पूना में नौकरी में हैं, और यहाँ ये पति पत्नी दो ही प्राणी मात्र रह गए हैं। ये भी जहाँ तहाँ भ्रमण करते रहते हैं, और इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद ही हम दोनों भी पूना जाने वाले हैं। सामने एक पगडंडी जाती हुई दिख रही है। यह पताही गांव के टोले से दक्षिण मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई पगडंडी है। यह पगडंडी पश्चिम की ओर नदी की धारा तक जाती है। जो नदी घूमकर उत्तर से दक्षिण की ओर गई है, वहाँ तक जाती है। बचपन में मैं प्रायः बच्चों की टोली के साथ वहाँ जाया करता था। शाम तक हम लोग घूमते थे, फिरते थे। कुछ लोग अपनी भैंस भी चराते थे। और इससे जुड़ा एक संस्मरण यह है कि प्रेम नाना के बड़े भाई महादेव नाना और हम दोनों हम उम्र थे। खेलते खेलते कभी हम दोनों में आपस में तकरार हो गया, गुत्थी हो गई, और इसी क्रम में महादेव नाना की एक बाँह टूट गई। रोचक बात यह थी कि प्रेम नाना की शादी 1 आध सप्ताह बाद ही होनी थी, और उनका हाथ टूट गया। अगर आज का समय होता तो निश्चित रूप से 2 अभिभावकों के बीच जमकर बाताबाती या संघर्ष होता, लेकिन वह सहिष्णुता का युग था। लोग शांत और सहिष्णु स्वभाव के थे, बहुत सारी बातें बर्दाश्त करते थे। तो ये महादेव नाना की माँ, जो मेरी परनानी हुई, उन्होंने मुझे बहुत ही उलाहना दिया और कहा कि तुमने बेटे का बाँह तोड़ दिया, और उसकी शादी होनी है, वो कैसे जाएगा। और ऐसा रहा कि उस शादी में एक बाराती मैं भी था। महादेव नाना के हाथ पर प्लास्टर बैंडेज था, और उसी रूप में वे शादी करने गए। यह जो सड़क दिख रही है, बेलसन से सीतामढ़ी जाने वाली जो मुख्य सड़क है, उससे पताही गांव तक और इस टोले तक आने वाली यह सड़क है। अभी मैं अपने ननिहाल के टोले से वापस आ रहा हूँ। रास्ते में चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल झाड़ हैं। कुछ यादें बचपन की, जब आता था और मेरे बड़े नाना यानी
राजदेव मामा के साथ मैं कभी मकई के खेत की रखवाली में जाता था और उधर आगे बढ़कर चौर के तरफ सौली गांव के पास जो अभी बगीचा ये दिख रहा है, इसी के बगल से एक पगडंडी चली जाती थी सौली गांव के नदी के समीप, जहां मामा का बगीचा था। हम लोग वहां भी कई बार जाते थे, बैठते थे, रखवाली करते थे, आम लूट कर या बीन कर लाते थे। तो ये सारे जो खेत हैं पेड़ पौधों से पटे हुए हैं, फसलों से पटे हुए हैं और पूरा का पूरा भूगोल अब बदला हुआ सा नज़र आता है। पहले आते जाते कच्ची सड़क के साथ खुले मैदान, खुले खेत दिखते थे, कहीं कहीं बाग बगीचे दिखते थे। और मुझे स्मरण है कि इसी आसपास में मामा के मकई की खेती होती थी। वहाँ मचान गाड़ा जाता था, उस पर छप्पर डाला जाता था और हम लोग कई बार रात्रि काल में उस मचान पर मकई की रखवाली भी कर चुके। कारण कि रात में सियार और चोर दोनों का खतरा रहता था। लौटते समय रास्ते में धान के खेतों में कटे हुए धान के बोझे भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब इन्हें बांध दिया गया है, गट्ठर बांध दिया गया है, फिर यहाँ से ढोकर इन्हें खलिहान में ले जाएंगे, वहाँ इसकी दौड़ी होगी। रास्ता वापसी का है, हम लोग लौट रहे हैं। बीच बीच में जगह जगह साग सब्जियों की खेती भी दिख रही है और एक जगह दिखाई पड़ा कि बैगन तोड़कर ढेर लगाया गया है। इस रूप में पताही क्षेत्र जो है वह साग सब्जी की दृष्टि से बहुत ही उर्वर माना जाता है। और हम लोग बचपन में जब थे उन दिनों भी जब कहीं सब्जी उपलब्ध नहीं होती थी तो भी पताही गांव में सब्जियों की खेती उन्नत रहती थी। अब एक दृश्य बदल गया है। यह भंडारी गांव का दृश्य है। मैंने जिस मौसेरे भाई की चर्चा की है यह उनका घर है। उनके डाइनिंग टेबल पर ही पत्नी बैठी हुई हैं। उनके पीछे मौसेरे भाई की छोटी बेटी है जो इंटर में पढ़ रही है। उनके बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी और बगल में मौसी। ये तीन जो हम दिख रहे हैं, मेरे बगल में सुरेश कुमार जी मौसेरे भाई और उनके बगल में उनकी माता जी यानी मेरी सबसे छोटी मौसी, जो मुझसे उम्र में कुछ छोटी है। और बचपन में हम लोग जब खेलते थे तो मौसी ने याद दिलाया कि तुम तो बदमाशी करते थे, सब कुछ चिकोटी काट लेते थे और आपस में लड़ाई हो जाती थी। तो बचपन की वे यादें जिसकी ओर मौसी ने याद दिलाई उलाहना के साथ, या मुझे शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि तुम तो इतने नटखट थे, इतने शरारती थे। मौसी का परिवार एक संपन्न किसान का परिवार है। सुरेश जी एक उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं और यह जो सुंदर सा फूलों वाला क्षेत्र दिख रहा है यह सुरेश जी का ही फार्म हाउस इसको कहें, यानी इनके मूल घर से जहाँ का दृश्य पीछे आपने देखा है वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर चौर में जाकर यह जगह है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए सड़क सुनिश्चित है, उस पर सोलिंग हो चुकी है, अब उसका पक्कीकरण भी होना है। साथ में जो सज्जन बैठे हैं वे मेरे मौसा जी यानी सुरेश जी के पिताजी हैं और वे और इनकी पत्नी यानी मेरी मौसी दोनों प्रायः यहीं रहते हैं, क्योंकि घर दूर है और खेती गृहस्थी सब इसकी आसपास में है। यहाँ पर रहने के घर से लेकर माल मवेशी
ट्रैक्टर, ये सब कुछ है। यही प्रवेश द्वार है और सामने आगे जो संरचना है उसी में गाय है, ट्रैक्टर है। ये इस मकान के पीछे जो ये सड़क दिख रही है यही उनके गांव से आने वाली सड़क है और ये जो कमरे हैं इसी में ये लोग निवास करते हैं। संध्या समय घर वापस आ गया हूँ। बच्चे झंडा चौक पर झंडा का जो आज उत्सव है, समारोह है, उसके लिए बेचैन थे कि कब दादाजी आएंगे और हम लोग उनके साथ जाएंगे। तो हम लोगों के घर वापस होने के साथ ही ये लोग एकदम मुस्तैद हो गए और हम पति पत्नी दोनों भी चल पड़े। इस सड़क के अंत में जो कुछ धुंधला सा दिख रहा है वह झंडा ही है। अब सामने झंडा आ गया है, लोग इक्का दुक्का चले जा रहे हैं उसी ओर। यह कोई खुला स्थान नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैदान या फील्ड नहीं है, बल्कि मेरे टोले से यह आगे बढ़ रही है सड़क और आगे जाकर वह बेलसन दयानगर मार्ग में मिल जाती है। यही झंडा चौक है। करीब करीब 30 वर्षों से हर वर्ष यहाँ झंडा बनता है और छठ के परना के दूसरे दिन इसका यहाँ मेला लगता है। उसी दिन झंडा का उत्सव यहाँ होता है। बगल में एक छोटी सी पक्की संरचना दिख रही है। लोगों ने आपसी सहयोग से, चंदे से हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। अभी फिनिशिंग बाकी है, प्रतिमा स्थापन भी बाकी है और इस रूप में लोगों ने अपनी आस्था और पूजा पाठ के लिए इस स्थल का उपयोग किया है। इस झंडा के कारण ही इस चौक का नाम अब झंडा चौक पड़ चुका है। झंडा चौक पहचान हमारे गांव की बन गई है। यहाँ पर कई छोटी बड़ी दुकानें भी हो गई हैं, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और सोना चांदी की भी दुकानें। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 नवंबर को हम लोग अपने मामा के सीरा गांव पहुंच गए हैं। वह गांव जहां बहुत पहले से ही मामा की ज़मीन थी और पताही गांव को छोड़ने के पश्चात वे यहाँ आ गए, लेकिन दुर्भाग्य पीछा करता रहा। ये जो लोग खड़े हैं उसमें एक लाठी के सहारे जो खड़े हैं वे मेरे राजदेव मामा हैं। उनके बगल में मैं हूँ, उनके पीछे उनके बगल में उनकी पत्नी है, उनके बगल में मेरी मौसी हैं, फिर मेरी पत्नी और जो लुंगी में कमीज पहने मूछ वाले हैं, उजला केस वाले हैं, वे राजदेव मामा के सबसे बड़े बेटे हैं और परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ बातें विशेष महत्व की हैं। मेरे मामा का परिवार एक रईस परिवार था। 35-40 एकड़ ज़मीन इन लोगों के पास थी और इनका इतिहास ये रहा कि मेरे नाना की 2 शादियां थीं। पहली शादी से मेरी माँ और बड़ी मौसी तथा एक मामा, जो लोग बहुत पहले काल कवलित हो गए, और दूसरी माँ से 2 लड़के, दूसरी शादी से 2 लड़के, जिसमें सबसे बड़े राजदेव मामा और उनसे छोटे महेंद्र मामा। राजदेव मामा स्वभाव से थोड़ा उग्र, प्रतिक्रियावादी और असहिष्णु प्रकृति के थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ जाते थे और परिणामस्वरूप कई मामले मुकदमे लड़ते लड़ते उन्होंने सारी ज़मीन को धीरे धीरे समाप्त कर लिया। आज उनके पास बहुत कम बचा है जो जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तस्वीरें जो सामने हैं, बगल के गांव धनुषी में मेरी चचेरी बहन के पुत्र गोपी कृष्ण और उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा।
लौटते समय सीरा से लौटते समय उनके यहाँ भी गया, उनसे भी मिला। सामने जो भग्नावशेष है वह परतापुर गांव के पास का भग्न शिव मंदिर है, जो अब तब की राह देख रहा है। कब धराशायी हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन इसके शिल्प को देखने से लगता है कि कभी बहुत ही शौक से, बहुत ही श्रद्धा से इसे बनवाया गया था। सुर्खी चूना से निर्मित यह पुराना शिव मंदिर अपने अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन इससे सटे पूरब की ओर एक नया शिव मंदिर भी विकल्प के रूप में बना हुआ है, खड़ा है। तो लौटते समय जब यह शिव मंदिर सामने पड़ा तो मन में प्रसन्नता की एक लहर उठी कि कैसा बनाया गया, कितना सुंदर बनाया गया।